हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया। तो गाइस, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबा देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम जो हमारा चैप्टर है 5, औरतों ने बदली दुनिया, इसको हम पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता। यानी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो महिलाएं जो घर का काम करती हैं वो काम नहीं माना जाता है। तो हमने ये भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। तो इस अध्याय में हम इस घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। यही सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने कैसे संघर्ष किए पहले भी, और हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए पहले भी और आज भी। शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो प्रयत्न हैं उसके बारे में भी संक्षिप्त हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि कौन क्या काम करता है। तो ये जो बॉक्स बने हुए हैं इसमें हमें बनाना है, चित्र बनाने हैं कि कौन क्या काम करता है। एक किसान, तो एक किसान क्या काम करता है। किसान का नाम लेते ही हमारे दिमाग में ये इमेज आती है कि किसान है वो खेती का काम करता है। एक मील मजदूर, तो एक मील मजदूर है वो जो मील होती है उसमें मजदूरी का काम करता है। एक नर्स, तो एक नर्स है वो हॉस्पिटल के अंदर है वो ट्रीटमेंट करती है, मरीजों का इलाज करती है। एक शिक्षक, तो एक शिक्षक क्या काम करता है। एक शिक्षक है वो बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। चलिए अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई तालिका को भरिए। अब हर व्यवसाय के लिए पुरुषों और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग जोड़िए। शिक्षक पुरुष और महिला, किसान पुरुष और महिला, मील मजदूर पुरुष और महिला, नर्स पुरुष और महिला, वैज्ञानिक पुरुष और महिला, पायलट पुरुष और महिला। तो क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं? किस प्रकार के व्यवसाय में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का चित्र अधिक है? क्या सबने नर्स के लिए महिला का भी चित्र बनाया? क्यों? क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है? यदि हैं तो क्यों? भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती है। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। स्रोत 61वां नेशनल सैंपल सर्वे 2004-5। रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया। परिणाम इस प्रकार है। यानी शिक्षक 5, महिला चित्र 25, किसान 30 और महिला चित्र 0, महिला मजदूर 25, महिला चित्र 5, नर्स 0, महिला चित्र 30, वैज्ञानिक 25, महिला चित्र 5, पायलट 27, महिला चित्र 3। तो अपनी कक्षा में किए गए अभ्यास की तुलना रोजी मैडम की कक्षा के अभ्यास से करिए। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चे ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम भी अच्छी तरह से कर सकती है। उदाहरण के लिए कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह से कर सकती है। तो उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सिंग हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील, विनम्र होती हैं। उसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है। लड़कियां, महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन को प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता। यानी आज भी ये रूढ़िवादी जो धारणाएं वो
यानी आज भी जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं वो विद्यमान हैं कि बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन और प्रशिक्षण लेने के लिए उन्हें सहयोग है वो नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। ये समझना आवश्यक है कि वे ऐसे समाज में रह रही हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर दुनिया के दबावों को सामना करना पड़ता है। कभी ये दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है तो कभी ये हमारे अपने ही मित्र को गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी रूढ़ियों को तोड़ा तो रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाखरा ने इस धारा का रुख बदल दिया। उत्तरी रेलवे को वह पहली महिला इंजन चालक है। बड़े लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा पर एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों के में भी हाथ है वो बटाती रही। उसने मन लगाकर और अपने मेहनत से पढ़ाई की। स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्मी कहती है कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है और ही किसी जैसे ही कोई कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करती रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उसने पॉलिटेक्निक के मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है, जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और मैं अच्छे से रह पा रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्यों न जीऊँ। हर ट्रेनिंग नेतालाल वीमेंस फीचर सर्विस से रूपांतरित। नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि आप जेवियर होते तो कौन सी विषय चुनते? अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि लड़कों को ऐसे किन किन दबावों का सामना करना पड़ता है। नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और घूंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं। जेवियर अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देखकर खुश था। यद्यपि विज्ञान गणित में उसे बहुत ही अधिक अंक मिले थे, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वे बहुत खुश नहीं हुए। हे भगवान, जेवियर, गणित में तुम सिर्फ 65 लाए हो, भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम हैं। मुझे पता है माँ पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ता भी नहीं चाहता हूँ। मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है। इतिहास में क्या मदद मिलेगी, इसमें कोई भविष्य नहीं है। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। सोचने लगी कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना बहुत पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते हैं। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते हैं जो उनके परिवार में होता था, उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति भी और भी खराब थी। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि परिवारों में जहाँ कुम्हारी, बुनकरी, वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, ये धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्रित करती थी, बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था।
19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए। वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों को शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियां और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। आइए हम रायसुंदरी देवी 1800 से 1890 का अनुभव पढ़े, जो एक के 200 वर्ष एवं पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक तो रमाबाई है, वो 1858 से 1922 अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की योद्धा। स्वयं भी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडित की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत ही उपलब्धि थी। औरतों को तब ये ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को काम कम ही सिखाई जाती हैं। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना है, वो दिख रहा है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है, यानी आप ये देख सकते हो रमाबाई का छापा खाना जो आज भी सक्रिय है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की शिक्षा के बारे में प्रश्न उठाए। उन्होंने असमानता के अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहानियाँ, पत्र, आत्मकथाएं लिखी। अपने लेखों में उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सोचने जीने के लिए नए नए तरीकों को कल्पना की। आमार जीवोन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। रामसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना है वो सीखा। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी, बीच में भी विश्राम नहीं करती। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी कि मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं, फिर भी मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक सौंपन आया। मैं चैतन्य भागवत, एक संत, रुकया शखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। रुकया शखावत हुसैन 1880 और 1932 एक धनी परिवार में पैदा हुई, जिसके पास बहुत ज़मीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना लिखना आता था, परंतु उन्हें बंगाला और अंग्रेजी से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नई विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बंगला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्तान का सौपन। कहानी में सुल्तान नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी, जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड एक ऐसा स्थान है जहां स्त्रियों को पढ़ने का काम करने, आविष्कार करने का स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं, हवाई कार्य चलाती हैं। लेडी लैंड में पुरुष की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग अलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्तान लेडी लैंड ने अपनी बहन साराह के साथ यात्रा पर जाती है, तभी उसकी आंखें खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल सपन देख रही थी। जैसा कि आपने देखा, रुकया शखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कार्य चलाने का सपन देख रही थी। जब लड़कियों का स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी, तो स्त्री की शिक्षा से ने रुकया का जीवन बदल दिया। रुकया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उसकी शिक्षा ने उन्हें सपन देखने, लिखने और शक्ति नहीं दी, वरन इससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, जो आज भी कार्य कर रहा है। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, तो मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है। जब मैं इसे मंगाऊँ तुम इसे अंदर ले आना।
वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई तो मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिला मैं जाती और उस पन्ने को अक्षरों का मिलान अपने याद किए हुए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी। रामसुंदरी देवी की अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। श्याम सुंदरी देवी ने अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को विस्तार में लिखा। ऐसे भी दिन होते हैं जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था, इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही ले। रामसुंदरी देवी और रुकया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी, की स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाजों वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक चुनौती है। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वाले जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। तो इनकी जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन से करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या, स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। सतत विकास लक्ष्य 4, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तुलना में लड़कियां स्त्रियों का केवल 15% भाग ही शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई। शिक्षित लड़कियों और स्त्रियों की संख्या 65%। इसका आशय ये हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं, जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। उनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़कों लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लड़के लड़कियों में शामिल हैं। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक लड़के 4.36, लड़कियां 3.88। योग 4.13, लड़के 4.71 और लड़कियां 4.20। योग 4.46, लड़के 7.02, लड़कियां 6.84। योग हुआ 6.93। उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 3.49, लड़के 4.7, लड़कियां। योग हुआ 4.03, लड़के 5.00 और जो लड़कियां हैं वो 6.03। योग हुआ 5.51, लड़के 8.48 और जो लड़कियां हैं वो हैं 8.71। योग हुआ 8.59। माध्यमिक कक्षा 9 से 10 17.21, 16.88, 17.6 और लड़के हैं वो 19.14 और लड़कियां हैं वो 19.5। योग हुआ 19.36। लड़के हैं वो 24.94 और लड़कियां 24.40। योग हुआ 24.68। संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात का ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों की स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पता चलता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारण अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ने के लिए न उचित स्कूल है, न शिक्षक हैं। ये विद्यालय घर के पास न हो और लाने ले जाने के कारण इन्हें
उच्च प्राथमिक शिक्षा पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं? शिक्षा के किस स्तर पर आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं? आपके विचार में अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के-लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर अधिक क्यों है? किसी साधन जैसे बस, वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल जाती है। लड़कों को तो बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ। 2014 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में पता करें। यानी आपको पता करना है कि 2014 के अंदर जो शुरू हुई थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के बारे में। प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़ों को ऊपर दी गई तालिका में से दंडारेख के रूप में दर्शाएं। दो आंकड़े आपके लिए दंडारेख के रूप में दर्शाए गए हैं। 10, 8, 6, 4, 2, 0 यानी सभी लड़के 4.36%, अनुसूचित जनजाति के लड़के 7.0%, लड़के और लड़कियां। अब है महिला आंदोलन। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानून सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य, जहां लड़कियां महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं हुए। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन में हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इससे जीवन जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। दिख रहा है तो इसमें आप साफ देख सकते हो कि इसमें भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है और उनकी कुछ जो झलकियां हैं वो इसमें आपको इस चित्र में दिखाई दे रही हैं। अभियान। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे भारत के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा का भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियान के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी हैं। ये आप इस चित्र में देख सकते हो। सत्यनारी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य दहेज के लिए मार दी गई। अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े एक लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है। एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। नवविवाहिता युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई। इन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः वह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून का बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। जागरूकता बढ़ाना। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों, जनसंख्याओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है। विरोध करना। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके हैं। बंधुत्व व्यक्त करना। न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है। यानी महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। हर साल 14 अगस्त को बांदा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते
हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शन करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही हैं। अभ्यास। आपके विचार में महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा कि वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं, उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती हैं। कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से राज सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है। प्रश्न संख्या 17 पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर स्पष्ट कीजिए कि ये कथन सही क्यों नहीं है। क्या आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के 2 तरीकों के बारे में बता सकते हैं? महिलाएं क्या कर सकती हैं, क्या नहीं, इस विषय पर आपको रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़ें एवं तरीकों में से कौन से तरीकों का उपयोग करेंगे, आप इसी विशेष तरीके का उपयोग क्यों करेंगे। अब है शब्द संकलन। रूढ़िवादी धारणा यानी जब हम विश्वास करने लगते हैं कि सभी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ चिंतित विशेषताएं होती हैं या वे केवल खास प्रकार का कार्य ही कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। जैसे इस पाठ में हमने देखा कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया है, कारण उनकी रुचि न होकर उनका लड़का लड़की होना था। रूढ़िवादी धारणाएं हमें लोगों को उनकी व्यक्तिगत विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती हैं। भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती हैं। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। उल्लंघन, जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है, तब हम कह सकते हैं कि उसने उल्लंघन किया है। यौन प्रताड़ना, इसका आज से औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें करने से हैं। तो इस प्रकार से गाइस हमने इस चैप्टर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइज।